कलीसिया में। 2 सप्ताहों के भीतर माँ काफी स्वस्थ हो गई थी। ईसीजी और रक्तचाप आदि सामान्य हो गए थे। माँ घर आ गई। अब सप्ताह में एक बार जांच के लिए जाना काफी है। पास्टर जॉन 2-3 बार साप्ताहिक अस्पताल आए थे। उसने पास्टर डेविड को भी फोन करके माँ की बीमारी और अपने आगमन के विषय में बताया। उसने उनसे कहा कि माँ अब काफी स्वस्थ हो गई है, इसलिए अगले सप्ताह वह अवश्य ही आराधना में शामिल होगा। जेम्स यह जानकर खुशी हुई कि आराधना के लिए यहाँ आओगे और हाँ, संदेश देने की तैयारी से आना। दूसरा संदेश आपका ही होगा, पास्टर डेविड ने खुशी से चहकते हुए कहा। संदेश वगैरह रहने दीजिए पास्टर, मैं तो बस सबसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जेम्स ने असहमति जताई, किंतु पास्टर नहीं माने। रविवार की सुबह जेम्स आराधनालय पहुंच गए। पास्टर डेविड से मिलने पर उन्हें पुनः संदेश की बात याद दिलाई। जेम्स के आने की खबर सबको मिल गई थी। पास्टर ने खड़े होकर 126वां भजन पढ़ा। भजन पर आधारित संदेश देने के लिए पहले पास्टर ने कलीसिया में जेम्स का स्वागत किया, फिर कहने लगे, लगभग 2 वर्ष पूर्व यूथ एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जेम्स ने कलीसिया के लिए चेतावनी के रूप में दाग की बारी में लगे अंजीर के पेड़ के विषय में संदेश दिया था, किंतु कलीसिया ने संदेश को अनदेखा किया, जिसका परिणाम बहुत भारी था। न केवल यह बल्कि कई और घटनाएं भी हुई जिनसे जेम्स को काफी दुख हुआ था, किंतु आज अपनी गलती पता चलने पर यह कलीसिया जेम्स से क्षमा प्रार्थी है। पास्टर की बातें उसके लिए अप्रत्याशित थीं। वह चौंक कर चारों ओर देखने लगा। सभी की दुखी नजरें उस पर ही लगी हुई थीं। जो कुछ उन्हें उससे कहना था वह सब उनकी नजरों में स्पष्ट दृष्टिगोचर था। सिर झुकाकर जेम्स चुपचाप बैठा रहा। उसके पश्चात पास्टर डेविड के मुख से भजन संहिता 126 पर आधारित संदेश मानो बादलों की गड़गड़ाहट के समान आया। पवित्र आत्मा के अभिषेक से पास्टर ने सियोन के बंधुओं की वापसी, उत्तरी नालों के पानी का वापस आने का वर्णन किया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लावने पाएंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए आंसुओं के साथ बोइए, जय जयकार करते हुए लावने पाने का दिन दूर नहीं है। उन्होंने संदेश समाप्त किया। कलीसिया में जो परिवर्तन आया था वह पास्टर के संदेश में स्पष्ट था। अंतिम संदेश का समय आया। जेम्स खड़े हुए। उनके संदेश का आधार 2 कुरिन्थियों 4:18 था। जेम्स ने पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ना प्रारंभ किया। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जो कुछ हमें दिखता है, यदि वह क्षणिक है तो फिर हमें इन चीजों को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, जिन्हें हम केवल कुछ समय के लिए देखेंगे। उसके लिए जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यदि अनदेखी बातें शाश्वत हैं तो उनके लिए मूल्य चुकाना श्रेयस्कर है। यदि यह समझना है कि एक मसीही देखी हुई बातों के लिए या अनदेखी बातों के लिए जीता है, तो उसकी प्रार्थनाओं पर ध्यान दीजिए। उसकी आवश्यकताओं को देखिए कि उसकी भागदौड़ किन बातों के लिए है। यह देखिए कि उसने अपना जीवन किन बातों के लिए रख छोड़ा है। इन बातों से हम अच्छी रीति से जान जाएंगे। यदि हमें यह जानना है कि एक कलीसिया देखी हुई बातों के लिए या अनदेखी किंतु शाश्वत बातों के लिए जीती है, तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि उस कलीसिया के दर्शन, उसमें प्रचार किए जाने वाले उपदेश किस प्रकार के हैं। यह देखिए कि कलीसिया के कार्य किस उद्देश्य से किए जा रहे हैं।
बड़ी नम्रता के साथ जेम्स ने उस बाइबल भाग की व्याख्या की। लोग उस भाग के अर्थ को समझने लगे। वह कहता रहा, बुद्धिमान वह है जो यह जानकर मूल्य अदा करता है कि क्षणिक क्या है और शाश्वत क्या है। जैसे यीशु ने कहा, जब किसी को अपने खेत में खजाना मिला तो उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया। हीरो के एक व्यापारी ने जब एक बहुमूल्य हीरा देखा तो अपना सब कुछ बेचकर उस हीरे को खरीद लिया। ठीक उसी प्रकार अनदेखा होते हुए भी शाश्वत के लिए, क्षणिक बातों के लिए ना कहने का मन रखने वालों, समर्पित लोगों, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। इन दोनों के बीच का मार्ग नहीं है, या तो देखी हुई और क्षणिक बातों के लिए जीने वाले या अदृश्य परंतु शाश्वत बातों के लिए जीने वाले। क्या आप निर्णय लेते हैं? निर्णय लेने का कार्य परमेश्वर ने आपको सौंपा है, परंतु स्मरण रखिए, जो दृश्य है वह क्षणिक है किंतु अदृश्य शाश्वत है। संदेश के पश्चात जेम्स बैठ गए। सुनने वालों के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता रहा। उनके हृदयों में अदृश्य किंतु शाश्वत के लिए एक प्यास आरंभ हो चुकी थी। वापसी यात्रा का दिन आ पहुंचा। पता नहीं चला कि एक महीना कैसे निकल गया। घर आने के बाद व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि एक बार भी क्यूलिमानी फोन नहीं कर सका। जेम्स अपनी माँ को पुनः स्वस्थ देखकर वापस लौटे। फासिला के लिए एक सुंदर शॉल खरीद कर देना माँ नहीं भूली। पाठ 46। फासिला के पापा। क्यूलिमानी के विमानतल तक उतरते उतरते दोपहर हो चुका था। सर्दी का मौसम प्रारंभ हो चुका था। मौसम में सर्दी घुलने लगी थी। सामान की ट्रॉली ढकेलते हुए जेम्स बाहर आया। सीनियर जेम्स। अपना नाम सुनकर जेम्स ने देखा। सिडोनियो लैब की पिकअप गाड़ी लेकर खड़ा था। उससे पता चला कि जेम्स की कार सर्विसिंग के लिए दिया है और 2-3 दिन बाद ही वह वापस मिलेगी। उबड़ खाबड़ मार्ग से हिचकोले खाते हुए उनकी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। सिडोनियो चुपचाप है, हाल चाल भी नहीं पूछ रहा है। क्या हुआ सिडोनियो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कहीं लिब्रा ने पुनः पकड़ तो नहीं लिया? जेम्स ने हंसते हुए पूछा। जेम्स जानता था कि वह बहुत उत्साही तो है, परंतु छोटी सी बात उसे निराश कर देती है। जवाब में वह मुस्कुराया, किंतु उस मुस्कुराहट में दुख के बादल छाए हुए थे। बताओ सिडोनियो, क्या हुआ? सीनियर को ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाह रहा है। क्या हुआ सिडोनियो, बताओ तो सही। जेम्स धैर्य खोने लगा। सीनियर, फासिला की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? फासिला को क्या हुआ? मेरे आते समय तो वो ठीक ही थी। आपके जाने के 1 सप्ताह बाद वह पूरी तरह कमजोर हो गई। रात दिन काम करती रहती थी। नमुतेमा में कॉलरा फैल चुका था ना। अति भोर को उठकर वह नदी पार करके वहां जाती थी। दोपहर के पश्चात वापस आने पर वह वार्ड में होती, हमेशा की तरह आधी रात तक। ग्लोरिया 1 सप्ताह तक मापुटो में थी। एक समय का भी भोजन लिए बिना वह बेहद कमजोर हो गई। एक दिन वह बाढ़ में बेहोश होकर गिर गई। सिडोनियो थोड़ा रुका, उसका गला भर आया। उसकी पलकों पर आंसू दिखने लगे। वह कहने लगा, सबने सोचा कि कठिन परिश्रम करने के लिए कारण होगा। डॉक्टर कार्लोस ने उसे डांटा भी। 1 सप्ताह और बीतने पर वह पूरी तरह कमजोर हो गई। डॉक्टर कार्लोस ने जिद करके उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसके कमजोर शरीर और पीले पड़ चुके चेहरे को देखकर सारा परीक्षण किए बिना लैब से परिणाम आने पर पता चला कि उसे हेपेटाइटिस सी हो गया है। पिछले सप्ताह से वह बुरी तरह अस्वस्थ है। डॉक्टर कार्लोस ने कहा कि उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। सीनियर, वह बहुत कमजोर हो गई है, बहुत ही ज्यादा। सिडोनियो की आंखें भर आई। उसके चपटे नाक के दोनों ओर से आंसू बहने लगे।
सिडोनियो की आंखों से बहते आंसू और उसकी कतार आवाज सुनकर जेम्स को असहस हो गया कि स्थिति बहुत ही गंभीर है। सीनियर, आपका परमेश्वर जिसके विषय में आप मुझे बताया करते हैं वह तो उसे बचा सकता है। सीनियर, वह बहुत गंभीर स्थिति में है। अत्यधिक दुख के कारण वह सिसकने लगा। जेम्स बहुत दुखी हुआ। जब जेम्स अपने गांव जा रहे थे तब वह कमजोर तो दिख रही थी, किंतु ऐसा नहीं लगा था कि इतनी गंभीर बीमारी है। वह तो नदी पार करके गांव-गांव घूमती और उत्साहपूर्वक देर रात तक बाड़ में भी काम करती थी। सिडोनियो, तुमने मुझे खबर क्यों नहीं किया? मैं पहले ही आ जाता। जेम्स क्रोधित हुआ। फासिला ने मना किया था। उसने मुझसे जिद किया था कि आपको बताकर परेशान और दुखी न करूं। क्या उसके पापा नहीं आए? नहीं, उसने केवल इतना कहा कि पापा को मालूम है। रुमाल निकालकर सिडोनियो ने आंखें पोंछी। दुष्ट व्यक्ति! जेम्स को उन पर क्रोध आया। कहने से क्या होगा कि वह बहुत धनी है, पहुंच रखने वाले और अधिकार संपन्न व्यक्ति हैं। स्वयं की बेटी के लिए उनके पास समय नहीं है। उनमें जरा भी मानवता नहीं है। उनके प्रति अपने क्रोध को उसने इन शब्दों में व्यक्त किया। फिर अस्पताल में फासिला के पास कौन है? उसे वीआईपी कक्ष में भर्ती किया गया है। दिन के लिए डॉक्टर कार्लोस ने एक नर्स की नियुक्ति कर दिया है। रात को ग्लोरिया आ जाती है। वह गिटार बजाकर गीत गाती है। ग्लोरिया वीआईपी कक्ष के भीतर के केबिन में सो जाती है। ग्लोरिया की उपस्थिति उसे बड़ी अच्छी लगती है। सिडोनियो, तुम थोड़ा जल्दी चलाओ। जेम्स को पता था कि गाड़ी अपनी अधिकतम गति पर है, फिर भी पहुंचने की जल्दी उसे व्यग्र कर रही थी। मन के आसमान में काले बादल इकट्ठे होते जा रहे हैं। बाहर से आती ठंडी हवा के बावजूद वह पसीने से भीगने लगा। गाड़ी की धीमी गति के विषय में मालूम होने पर भी उसे लगा कि गाड़ी बहुत ही धीमी चल रही है। वीआईपी कक्ष का द्वार खोलकर भीतर प्रवेश करते समय जेम्स का मन काफी दुखी था। बोबा टाटरो सीनियर, वह सो रही है, आदरपूर्वक उठकर खड़ी होती हुई नर्स ने कहा। वह फासिला के बिस्तर की ओर बढ़ चला। फासिला बहुत कमजोर दिख रही है। उसके प्रकाशमान चेहरे पर पीतवर्ण हावी हो चला है, किंतु होठों पर वही मुस्कान है जो हमेशा से उसकी सहयात्री रही है। बिस्तर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी से कुछ आवाज आई। फासिला ने धीरे से आंखें खोली। अपने पास बैठे जेम्स को देखकर उसकी आंखें फैल गई। सीनियर, आपने सूखे होठों पर जीभ फिराते हुए बहुत गंभीरता से मुश्किल से कहने लगी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। नमस्ते फासिला, तुम यहाँ क्यों बीमार के समान पड़ी हो? ऐसे लेटे रहना ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें तो मगरमच्छों के बीच में से नाव दौड़ाकर इनियागोमा और मीकावोड़ी आदि स्थानों पर जाना है। जल्दी ठीक हो जाओ। एक कृत्रिम मुस्कुराहट लाने का प्रयास करते हुए जेम्स ने उसके कमजोर हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। उसकी बातों का जवाब देकर खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए वह बिस्तर पर लेटी रही। वहां से बोन्स नदी अच्छी तरह दिखाई देती थी। नदी में ज्वार भाटा का समय है। नदी के ऊपर की ओर नाविक लोग जल्दी जल्दी नाव खे रहे हैं। ज्वार के समय वे बिना अधिक मेहनत किए ऊपर के गांव में पहुंच सकते हैं। आसमान में बादल घुमड़ने लगे हैं। पानी बरसने से पूर्व वे किनारे पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। दूर पश्चिम के आसमान में सूर्य अस्त होने का संकेत दे रहा है। सीनियर, माँ कैसी है? मेरा उपहार उन्हें पसंद आया? बात करते हुए उसकी सांस फूलने लगी। माँ को बहुत पसंद आया। अब वह उसी पर लेटती हैं। हाँ, माँ ने तुम्हारे लिए एक शॉल भिजवाया है। बैग से शॉल निकालकर उसने दिखाया। ओह लवली! उस सुंदर शॉल को देखकर
हेपेटाइटिस के कारण पीली पड़ चुकी उसकी आंखें फैल गई। सीनियर, मुझे वह शॉल ओढ़ा देंगे? इसी चादर के ऊपर बिछा दीजिए। माफ कीजिए कि आपको परेशान कर रही हूँ। नहीं फासिला, कैसी परेशानी? और हाँ, तुम अधिक बात मत करो। पूरी तरह ठीक होने के बाद, अच्छी तरह स्वस्थ होने के बाद ढेर सारी बातें करना। जेम्स ने उसके ऊपर शॉल बिछाया। फासिला, तुम आराम करो, मैं अपने कमरे में जाकर बैग रखकर आता हूँ। सिडोनियो बाहर कार में मेरा इंतजार कर रहा है। जेम्स वीआईपी कक्ष से निकलकर सीधे डॉक्टर कार्लोस के कक्ष में गए थे। उन्हें वहां न पाकर वह वापस कार की ओर चलने लगे। डॉक्टर कार्लोस आपको ढूंढते हुए यहाँ आए थे। मैंने उन्हें बताया कि आप वीआईपी कक्ष में हैं। वे आपसे कैंटीन में किसी जरूरी काम से मिलना चाह रहे हैं। आपको वहीं पर बुलाया है। सिडोनियो की बात सुनकर वह कैंटीन की ओर जाने लगा। दोनों हाथों में गर्म चाय की प्याली पकड़े डॉक्टर कार्लोस की बातें जेम्स ने कांपते हुए सुना। जेम्स, उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। हेपेटाइटिस सी अंतिम स्थिति पर लीवर सिरोसिस तक पहुंच चुकी है। बल्कि हम यह कह सकते हैं कि उसका लीवर काम करना बंद कर दिया है। सीपीटी स्कोर 15 के ऊपर है। ब्लड काउंट भी बुरी स्थिति में है। उसकी स्थिति तुम्हारे सोचने से भी अधिक खराब है। जेम्स को डॉक्टर कार्लोस की बातों की गंभीरता समझ में आ गई। उससे कुछ कहते नहीं बना। डॉक्टर कार्लोस ने अपनी बात जारी रखा। बीच बीच में वह बेहोश हो जाती है। देखने पर लगता है कि वह सो रही है। आज उसकी दशा बहुत खराब है। जितना जल्द हो सके उसे मापुटो ले जाना ही बेहतर होगा। डॉक्टर कार्लोस, हमें यथाशीघ्र हर आवश्यक कार्य करना है। मैं तुरंत ही फ्लाइट का टिकट बुक कर देता हूँ, या फिर हम मापुटो से एक छोटा एयरक्राफ्ट किराए पर ले लेते हैं तो कैसा रहेगा? हम आज रात ही उसे मापुटो पहुंचा सकते हैं। पैसे की चिंता नहीं है। मेरे अकाउंट में आवश्यक धन है। बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वह बहुत व्याकुल हो रहा था। जेम्स, आज कुछ नहीं होगा। शाम हो चली है। कोहरा भी छाने लगा है। कल सुबह की फ्लाइट का टिकट लेना सही होगा। डॉक्टर कार्लोस ने सलाह दिया। मन में उथल पुथल लिए जेम्स कार में आकर बैठ गया। जेम्स को लेकर सिडोनियो घर पहुंचा। जल्दी जाकर कल सुबह की फ्लाइट में 4 टिकट बुक करो। डॉक्टर कार्लोस ने कहा है कि फासिला को यथाशीघ्र मापुटो पहुंचाना है। वह भी साथ आ रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, तुम भी साथ आना सिडोनियो। सिडोनियो के हाथ में बिना राशि लिखे एक चेक देते हुए जेम्स ने जल्दबाजी दिखाया। सिडोनियो वहां से सीधे एयरलाइंस के कार्यालय गया। सैन कक्ष पहुंचकर उस जेम्स ने बैग एक तरफ फेंका और सीधे घुटनों पर आ गया। हे परमेश्वर पिता, आपको फासिला को बचाना ही होगा। आपके नाम के लिए उसने जो कुछ किया उसे आप भूल नहीं सकते हैं। स्वामी, दया करके आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसे त्याग न दें। यदि आप उसकी सहायता न करें तो कौन करेगा? आपको उसे चंगा करना ही होगा। उसका मन इतना विचलित था कि प्रार्थना करते समय उसे शब्दों के चयन का भी होश नहीं था। जेम्स ने बैग खोलकर उससे सारे रुपए निकालकर पर्स में रखा और अस्पताल की ओर चल पड़ा। फासिला को उसके आगमन का पता नहीं चला। वह खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए लेटी है। खिड़की से आती हवा के झोंकों से उसके बाल हिल रहे हैं। उसकी पीली पड़ चुकी आंखों में नदी के पानी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। अस्त होते सूर्य की लाल किरणें उसके चेहरे की आभा को और बढ़ा रही हैं। फासिला, तुम कैसी हो? मैं मसीह में खुश हूँ, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए वह बोली। जेम्स बात जारी रखने के लिए विषय ढूंढने लगा। वह नदी की ओर देखते ही लेटी रही। फिर जेम्स की ओर मुड़कर देखा। सीनियर, क्या आप मेरे और निकट आकर बैठ सकते हैं? उसके पास कुर्सी खींचकर बैठते हुए जेम्स को लगा कि उसे उससे कुछ बात करनी है। कल रात को मैंने एक स्वप्न देखा। यह कमरा एक अलौकिक अभौमिक प्रकाश से भर गया है। मैंने उस
उसके बीच में यीशु को देखा। वह अति सुंदर है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मैंने उसके हाथों में कीलों के निशान भी देखे। मेरी ओर आकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। जब मैं उसका हाथ पकड़ रही थी तो मुझे लगा कि मेरी थकावट, बीमारियां सब दूर हो गई हैं। उसे लगा कि फासिला बोलने में असमर्थ हो रही है। फासिला ने मेज पर रखे थर्मस की ओर देखा। फासिला, तुम थकी हुई हो, अभी बात मत करो। नर्स के हाथों से गुनगुना पानी का ग्लास लेकर उसने उसे पिलाया। जेम्स ने कहा। उसकी बात पर ध्यान न देकर उसने पानी पिया और पुनः कहने लगी, वह मुझे एक सुंदर बगीचे में ले गया। उस बगीचे में ऐसे सुंदर फूल थे जिन्हें मैंने अब तक कभी कहीं नहीं देखा है। वहाँ सुंदर फूलों के अलावा कई प्रकार की तितलियां और पक्षियां आदि थे। सब कुछ बहुत मनोहर था। उसने मुझसे कहा, यह तुम्हारे लिए है। उसने मुझे उस बगीचे के बीच में एक महल भी ले गया। वह ताजमहल से भी अधिक सुंदर था। सोने के दीवार, हीरे जवाहरात जड़ी हुई गलियां, सुंदर रीति से सजे हुए कमरे और ऐसे ऐसे भोज्य पदार्थ और फल वहाँ थे जिन्हें मैं कभी नहीं देखा था। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा महल था। जेम्स ने देखा कि वर्णन करते समय उसकी आंखों में रोशनी फैल रही है और चेहरे का पीतवर्ण ओझल होकर उसके स्थान पर उसके गालों पर लालिमा फैल गई है। ऐसा लगा मानो उसकी थकावट दूर हो गई है। अब वह ऐसे बात कर रही है मानो वह पूरी तरह ठीक है। वह सब दिखाकर यीशु ने मुझसे कहा, मैंने यह सब तुम्हारे लिए तैयार किया है। तभी मैंने बाहर कहीं एक विस्फोट जैसी भयानक आवाजें सुनी। मैंने उससे उस आवाज के विषय में पूछा तो उसने कहा, यह संसार का भयावह कोलाहल है। इससे पहले कि वह तुम तक पहुंचे, रहने दो फासिला। सपना देखना अच्छा है, तुमने बहुत बात कर लिया है, अब आराम करो, तुम बहुत थकी भी हो। जेम्स ने उसे रोकने का प्रयास किया, फिर उसने कुछ नहीं कहा। बाहर की ओर देखते हुए नदी के पानी के बहाव के साथ साथ वह भी नींद के आगोश में खो गई। उसे वहीं पर छोड़कर जेम्स बाहर निकला। फ्लाइट का टिकट मिल गया था। सिडोनियो ने जेम्स को टिकट दिया। वह डॉक्टर कार्लोस के कमरे की तरफ चल पड़ा। जेम्स, उसे मापुटो ले जाने के विषय में उसके पापा को बताना है। क्या तुम्हारे पास उनका कोई फोन नंबर या पता आदि है? डॉक्टर कार्लोस ने पूछा। सिडोनियो ने मुझसे पहले ही कहा था कि वह पापा के बारे में ज्यादा बात नहीं करती, इसलिए मैंने कभी नहीं पूछा है। सिडोनियो का कहना है कि लगता है उसकी माँ नहीं है, हो सकता है मर गई हो या फिर तलाक हो गया होगा, किंतु उसकी कुछ बातों से लगा कि पापा से वह बहुत प्यार करती है। कुछ भी हो, खबर मिलने के बाद वह अब तक नहीं आए हैं। उनके लिए धन ही सब कुछ होगा। कैसा नीच व्यक्ति है जो रिश्तों को महत्व नहीं देता है। डॉक्टर कार्लोस क्रोधित हुए। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं अभी उससे पूछ लेता हूँ और हाँ, उसे मापुटो जाने के विषय में भी बताता हूँ। फासिला से बात करने के लिए जेम्स डॉक्टर कार्लोस के कमरे से बाहर निकल गए। जब जेम्स ने कमरे में प्रवेश किया तो नर्स फासिला का बिस्तर ठीक करके उसे तकिए का सहारा देकर लेटा रही थी। ग्लोरिया भी पास खड़ी थी। फासिला, तुम्हारी कमजोरी कुछ कम हुई लग रही है। जेम्स कुर्सी पर बैठ गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसके ओठों पर मुस्कुराहट थी। और हाँ फासिला, कमजोरी कम होने पर भी पूरा चेकअप करवा लेते हैं। डॉक्टर कार्लोस कहते हैं कि मापुटो जाना ही ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि अच्छे उपचार के लिए यह ठीक रहेगा। जेम्स ने उसे मनाने के लिए भूमिका बनाना प्रारंभ किया। सीनियर, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। फासिला, तुम मना मत करना, कल हमें मापुटो जाना है, टिकट भी ले लिया है। डॉक्टर कार्लोस भी साथ आएंगे और मैं और सिडोनियो भी होंगे। मापुटो में मेरे 2 परिचित चिकित्सक भी हैं। नर्स का प्रबंध भी हमने कर लिया है। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या 2 हफ्ते, इससे ज्यादा वहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं होगी।
ठीक होकर जल्दी वापस आएंगे, तभी तो तुम नाव में इनियागोमा और मीकावोरी जा पाओगी। सही बात है ना फासिला? मापुटो जाने से सब जल्द ठीक हो जाएगा। ग्लोरिया ने भी उसकी बात का समर्थन किया। नहीं सीनियर, इसकी आवश्यकता नहीं है। फासिला असहमत थी। ऐसा मत कहो फासिला, हमें कल जाना ही होगा, जेम्स ने कुछ सख्ती से कहा। मैं घर जाकर आती हूँ। ग्लोरिया बाहर जाने के लिए निकली। और हाँ, तुम्हारे पापा क्या कहते हैं? लेकिन वे अब तक तुमसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं पूछ रहा हूँ तो बुरा मत मानना। मुझे मालूम है तुम अपने पापा के विषय में ज्यादा बात नहीं करती हो, फिर भी मापुटो में तो वे आ सकते हैं। बहुत व्यस्तता होगी इसलिए नहीं आए होंगे। कोई बात नहीं, हम सब तो हैं। जेम्स भरसक प्रयास कर रहा था कि उसकी बातों से फासिला को ठेस न लगे। उसने देखा कि पापा के बारे में बात करने पर तुरंत ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें बह चली। एक छोटे बच्चे के समान बस कर रोने लगी। फासिला, मुझे माफ करो। मत रो, मेरी बातों से तुम्हें दुख हुआ। मैं उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे संतावना दूं। आंखों में आंसू भरकर वह खिड़की से बाहर देख रही थी। सूर्यास्त हो चुका था। अंधेरा गहराने लगा था। नदी में छोटे छोटे नाव की रोशनी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। शायद नदी भी ऊँघने लगी थी। सीनियर, मुझे माफ करना कि मैंने अपने पापा के विषय में कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं फासिला, सिडोनियो ने मुझे बताया कि वह बहुत धनी और पहुंच वाले व्यक्ति हैं। उसने मुझे यह भी बताया है कि वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि बहुत व्यस्तता होने के कारण वह नहीं आ पा रहे हैं। मेरी बात का तुम बुरा मत मानना। जेम्स ने उसे सांत्वना देना चाहा। हाँ, मेरे पापा संपन्न हैं, पहुंच रखने वाले, उच्च पद पर कार्यरत व्यक्ति हैं। वह धनी और ताकतवर हैं। आपसे किसने कहा कि वह मुझसे मिलने नहीं आए? जेम्स ने सोचा कि हेपेटाइटिस सी के अंतिम चरण में होने के कारण कहीं उसकी मानसिक दशा बिगड़ तो नहीं गई है। सीनियर, वह जोर जोर से रोने लगी। सीनियर, मेरे पापा स्वर्गीय परमेश्वर हैं, मेरा और कोई नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ। सीनियर, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे मम्मी पापा कौन हैं। वह रो रही थी। जेम्स के मन में हजारों ज्वालामुखियां एक साथ फट पड़ी। फासिला, तुम क्या कर रही हो? तुम अनाथ हो? तुम मत रो, कोई बात नहीं, हम सब तो हैं। मत रो फासिला, कमजोरी बढ़ जाएगी। उसका बायां हाथ पकड़कर जेम्स ने उसे शांत करना चाहा। उसके हाथों को अपने माथे पर लगाते हुए वह सिसक रही थी। मेरे पापा हमेशा मेरे साथ हैं सीनियर। मैंने कभी भी स्वयं को एक अनाथ के रूप में परिचित नहीं कराना पसंद नहीं किया है। और क्यों करूं? परमेश्वर मेरा पापा बना, मैं उसकी प्रिय बेटी बनी। उसने मुझे अद्भुत रीति से लिए चला, सनातों से बढ़कर। परंतु सीनियर, मुझे कम से कम आपको तो बता देना चाहिए था। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। जेम्स कोई जवाब नहीं दे पा रहा था और फासिला की ओर देखते ही रहा। वह रो रो कर थक चुकी थी। वह पुनः उस पर बेहोशी छाने लगी। उसने ग्लोरिया के आने तक वहीं बैठने का निर्णय लिया। वह सोचने लगा, क्या यह अनाथ है? कभी भी उसे दुखी नहीं देखा है। किसी भी चुनौती के सामने वह डगमगाई नहीं है। पद और मान सम्मान की कामना किए बिना वह लोगों तक करुणा और प्रेम का नदी बहाती गई। सैकड़ों स्त्रियों और बच्चों को मृत्यु के मुंह से बचाकर जीवन का मार्ग दिखाया था। उसने बिना लालच किए अपना सारा धन आवश्यकतामंद लोगों के लिए खर्च कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की। इस दशा में आ पहुंची है। अब तो वह हेपेटाइटिस सी से पीड़ित भी हो चुकी है और संक्रमित लीवर के साथ इस बिस्तर तक आ चुकी है।
स्वर्गीय परमेश्वर के अलावा और कौन उसके पिता होने की योग्यता रखता है? उसके विचारों को विराम लगाते हुए ग्लोरिया आ गई। उसके साथ डॉक्टर कार्लोस भी थे। शाम को लैब से जो रिपोर्ट मिला था उसे उन्होंने उलट पलट कर देखा। बिन कुछ कहे उन्होंने सारे कागज फाइल में वापस रख दिए। परिश्रावक से वे काफी देर तक फासिला की जांच करते रहे। उसने उनके चेहरे का रंग उड़ते हुए देखा। फासिला ने धीरे से आंखें खोली। You will be all right soon, baby. बेटी तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। खतरों पर पर्दा डालकर उसके कंधों पर थपथपाते हुए उसने कहा। डॉक्टर कार्लोस के बाहर निकलने पर जेम्स भी उनके साथ बाहर आ गए। जेम्स, हालत बिगड़ रही है। मापुटो पहुंचने से पहले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। केवल इतना कहकर वह चलते हुए अंधेरे में खो गए। जेम्स वापस भीतर पहुंचे। सिडोनियो भी पहुंच गया था। फासिला के पास बैठकर ग्लोरिया गिटार में कोई मधुर धुन बजा रही थी। ग्लोरिया, तुम एक बार और वह गीत गाओ, फासिला ने बहुत मुश्किल से कहा। ग्लोरिया ने जेम्स की ओर देखा। दोनों ही जानते थे कि फासिला कौन सा गीत सुनाने के लिए कह रही है। मानो अनुमति पाने के लिए उसने जेम्स की ओर देखा। गाओ ग्लोरिया, जेम्स ने अनुमति दिया। उसने अपने मन में कहा, फासिला, मुझे अब पता चला कि तुम हेनरी फ्रांसिस लेइट का यह गीत क्यों इतना अधिक पसंद करती हो। अब मैंने एक और कारण जान लिया है जिसे तुमने नहीं बताया था। हेनरी लेइट भी तो अनाथ थे। ग्लोरिया की कांपती उंगलियां गिटार के तारों को छेड़ने लगी। उसकी भी आंखें भर आई थीं। एविड विथ मी फर्स्ट फॉल्स द इवन टाइड। रह मेरे पास शाम होती जाती है, खुदावंद रात चली आती है। सब मुझको छोड़ें, दिल भी हो उदास, बेकस के हामी रह तू मेरे पास। जेम्स और सिडोनियो भी साथ में गाया। फासिला चुपचाप थी और खुली हुई खिड़की से नदी को देख रही थी। छोटे छोटे नाव भी वापस आ चुके हैं। अब नदी दृष्टि से ओझल हो चुकी है। चारों ओर अंधेरा फैल चुका है। दूर आकाश में केवल एक तारा चमक रहा है। ग्लोरिया ने गीत जारी रखा। जीवन अस्त हो चला है, संसार का आनंद बीत चला है। महिमा मध्विंद हो चली है। चारों ओर मैं बदलाव और विनाश देखता हूँ। कभी न बदलने वाले हे मेरे प्रभु, रह मेरे साथ। फासिला ने जेम्स की ओर देखा। उसने अपना दायां हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जेम्स जल्दी से उसके पास पहुंचा। उसके हाथ बर्फ के समान ठंडे थे। सीनियोर, बात करने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी। सांस न मिलने के कारण वह तड़पी। डॉक्टर कार्लोस को बुलाने के लिए सिडोनियो बाहर की ओर दौड़ा। ग्लोरिया आंखों में आंसू भरकर गाती रही। आशीष के रूप में तू साथ है मेरे, शत्रु से ना डरूंगा मैं। न रोग न बीमारी, आंसुओं का भी कोई स्थान नहीं है। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? हे अधोलोक, तेरी जय कहाँ है? हे मेरे प्रभु, यदि तू मेरे साथ है तो विजय मेरा ही है। सीनियोर, आपके द्वारा परमेश्वर आपके देश में बड़े कार्य करवाना चाहते हैं। उसने अपनी आंखों को स्थिर रखने का बहुत प्रयास किया। उसकी सांस टूटती जा रही थी। सेनापति वीर सैनिकों को मोर्चे से वापस बुला रहा है। बिगुल बज रही है। युद्ध समाप्त हो गया है। रायसीना पर्वत की घाटियों में ओस छाने लगी है। बीटिंग द रिट्रीट। बंद होती आंखें मेरी के सामने तेरा क्रूस ऊंचा है। भयानक अंधकार में तेरा दिव्य प्रकाश मुझे ऊंचाइयों की ओर ले चले। दूर कहीं पौ फट रही है। अंधेरा बीत जाता है। मृत्यु और जीवन में हे स्वामी, साथ रहे मेरे सदा। वह देखो, अग्निमय रथ, सूर्य की किरणों सा शोभायमान स्वर्ण रथ। सीनियोर, क्या आप नहीं देख रहे हैं? उसकी सांस जोर जोर से चलने लगी। पिता
पिताजी बुला रहे हैं। सीनियर, मैं आपको पुनः देखूंगी। दूर वहां नदी के उस पार। जेम्स को देखकर वह मुस्कुराई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। गिटार की आवाज भी शांत हो गई थी। ग्लोरिया सिसकने लगी। दूर कहीं नदी के ऊपर फैले अंधकार में केवल वह छोटा सा तारा चमक रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।